हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सिद्धांत, राजा, शिवनंदन, प्रगति, अंकित, प्यारे बच्चों। हाँ, नंबर सिस्टम की मैं पीडीएफ डलवा दूंगा। और कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया, और उसके लिए मैं बिल्कुल भी सॉरी नहीं हूँ। ठीक है? और क्यों होऊंगा? चलिए। तो मेरे दोस्तों, मैंने आपको समझाया क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया डिटेल में, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, रियल, इमेजिनरी, सब कुछ। और उसी कंसेप्ट पे थ्योरेटिकल बेस्ड जो सवाल है मेरे दोस्तों, वो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है? काफी सारे क्वेश्चंस हम कर भी लिए, और आज की क्लास में हम उससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है भाई, कितने क्वेश्चन हुए थे दोस्तों? इसमें सवाल हो गए थे आपके 7, और मेरे दोस्त थे 8। चलिए, अब 9 नंबर क्वेश्चन यहां से होगा। चलिए, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। निम्न में से विच वन ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन? सवाल नंबर 9। ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। देखिए प्यारे बच्चे, अगर आप किसी भी संख्या को मेरे दोस्तों 2 और 5 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करो या 5 से डिवाइड करो, तो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा। पूरा पूरा डिवाइड होगा। क्लियर है? ऑलवेज टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, बहुत ही बेसिक सी बात है। अगर आप दुनिया में किसी भी संख्या को या तो 2 से भाग करो या 5 से भाग करो, या 2 और 5 से बनने वाली किसी संख्या से भाग करो। अभी जैसे एग्जांपल के लिए 37, 37 को 2 से भाग देंगे, कितना आ रहा है मेरे दोस्तों? 18.5। पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 37 को दोस्तों 5 से डिवाइड करो तो कितना? 5 सत्ते 35, 7.4 आ रहा है। पूरा पूरा डिवाइड, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है ना? इसके आगे कुछ नहीं, खत्म हो गया। या फिर 2 और 5 से बनने वाली किसी संख्या से डिवाइड करो। जैसे 37 को मेरे दोस्तों आप 40 से डिवाइड करो। अब 40 क्या होता है? 40 मेरे दोस्तों एक ऐसा नंबर है जिसके जो घटक हैं, जिसके अंदर जो मसाला छुपा हुआ है, वो 2 और 5 का है। 2 का क्यों? 8 गुणा 5, यही है। तो अगर आप किसी भी नंबर को 2 से भाग करो या 5 से भाग करो, या 2 और 5 से बनने वाली किसी संख्या से भाग करो, जैसे एग्जांपल के लिए 40। 40 में क्या है? 40 किससे मिलके बना है? 2 और 5 से ही भाई। 2 का क्यूब 8, 8 पंजे 40। तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल ही आएगा। करके देखिएगा मेरे दोस्तों, तो कितना आएगा अभी? तो मेरे दोस्तों 40 निम्मा 360, और 10 40 दूनी 80.925 आ जाएगा मेरे दोस्तों ये। ठीक है प्यारे भाई, ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन से 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा आप किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, किसी भी संख्या n को आप एक्सेप्ट 2 और 5, 2 और 5 के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, एक्सेप्ट का मतलब अलावा, तो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल आएगा मेरे दोस्तों। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल आएगा। ये कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई। क्या आपको ये बात समझ में आई है दोस्तों, जो मैंने आपको समझाया है? 2 और 5 के अलावा आप किसी नंबर से मेरे दोस्तों डिवाइड करेंगे, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आएगा। एक्सेप्ट आप उसके फैक्टर से ही ना डिवाइड करने लगो। जैसे आप मेरे दोस्तों 15 को भाग करने लगो 3 से। अब कोई बच्चा मुझसे बहसबाजी करेगा कि सर 15 को 3 से भाग करने पर तो पूरा पूरा कट जा रहा है, 5 आ जा रहा है, ये तो डेसिमल है ही नहीं। तो मेरे दोस्तों, मैं उस डिवीजन की बात कर रहा हूं। आप 15 तो 3 का ही मल्टीपल है। 15 तो 3 का ही मल्टीपल होता है। अगर आप किसी भी संख्या में उसी के फैक्टर से भाग दे दोगे, तो वो तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। वहां तो कहने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, सिर्फ या तो 2 से 5 डिवाइड करो या 5 से डिवाइड करो, हमेशा मेरे दोस्तों टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा।
क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। अब मेरे प्यारे भाई कोई बच्चा कहेगा सर ये देखो 15 को 3 से भाग होने पर पूरा पूरा 5 आ जा रहा है, कोई डेसिमल आ ही नहीं रहा। दोस्तों यहां क्या सीन है कि ये जो 15 है ये तो खुद 3 का ही मल्टीपल है, तो भाई पूरा पूरा डिवाइड हो ही जाएगा। मैं बात कर रहा हूं जब मल्टीपल ना हो। एग्जाम्पल के लिए आप 14 को भाग करो दोस्तों 3 से, 14 3 का मल्टीपल नहीं होता। तो 3 चौक 12, फिर 2 बच जाएगा, 3 चिंग 18, 3 चिंग 18, 3 चिंग 18, देखो आ रहा है कि नहीं डेसिमल? क्लियर है? 4.6 बार आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल आ रहा है। बात समझे कि नहीं समझे? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। बेटा एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, इस कंसेप्ट पे बेस सवाल आएगा, ये कंसेप्ट है। ठीक है ना? अब मेरे दोस्तों जैसे मैं आपके लिए मेरे प्यारे भाई ये कहूं कि बताओ 50 को 21 से भाग करने पर क्या आएगा मेरे दोस्तों? 21 से। तो मेरे दोस्तों यहां 21 है। 21 को मेरे दोस्तों जब 21 से जब 50 को भाग करोगे तो 21 पे प्राइम नंबर 3 भी है, 7 भी है। ठीक है? तो जब आप 50 को 21 से भाग करोगे, मैं करके नहीं बता रहा, आप करके देखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल आएगा, रिकरिंग डेसिमल आएगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना? क्लियर है? बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए जैसे आप 40 को भाग करने लगो 6 से, तो क्या आएगा? 40 को जब 6 से भाग करोगे तो 6 चिंग 36, 4 बच जाएगा, 6 चिंग 36, 6 चिंग 36, 6 चिंग 36, 6 चिंग 36। तो ये भी क्या आ रहा है? ये भी एक मेरे दोस्तों रिकरिंग डेसिमल आ रहा है, 6.6 के ऊपर बार। क्यों? कि मेरे दोस्तों आप 6 से भाग कर रहे हो, तो 6 का मतलब क्या होता है? 6 का मतलब 2 तिया 6 होता है, 2 तिया 6। तो ये जो 3 अगर 2 से भाग करते तो टर्मिनेट हो जाता, लेकिन इस 3 की वजह से 2 के अलावा आप किसी भी नंबर से भाग करोगे तो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल आएगा। देखो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। क्लियर? कोई समस्या? एक्सेप्ट 2 और 5 कीर्ति। ठीक है? अब ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, तो ये सवाल बताइए। ये सवाल रेलवे में भी आया है और ये सवाल सीडीएस के पेपर में भी आया है। कौन करेगा? आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन रैशनल नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है मेरे प्यारे भाई? तो अब बताओ कौन सा ऑप्शन ऐसा है? तो आपका जवाब होगा सर जी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन ऐसा है जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होगा, बाकी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहां भाग कर रहे हो 1600 से। 1600 एक ऐसा नंबर है जो केवल 2 और 5 से मिलके बनता है, 2 और 5 से मिलके। इसके अलावा 1600 में कुछ और नहीं आता। 8, 8 में केवल 2 आता है। तो 2 और 5 के किसी भी मसाले से आप भाग करेंगे हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। ये 50 है मेरे दोस्तों, 50। क्लियर है मेरे दोस्तों? 50 भी 2 और 5 से मिलकर बनता है, ये भी टर्मिनेटिंग आएगा, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्लियर है। आगे चलेंगे अब अगला सवाल। 10 नंबर ये बताइएगा। देखिए आज वेडनेसडे है, 15 तारीख है। कल थर्सडे है, 16 तारीख है। और परसों 17 तारीख है, 17 जून। 17 जून को जो है मेरा बर्थडे है, फ्राइडे को। तो मैं आपकी क्लास नहीं लूंगा उस दिन, मैं जा रहा हूं अपने गांव। ठीक है? मैं अपने गांव जा रहा हूं और मैं मतलब कल रात को ही निकल जाऊंगा यहां से, आपकी क्लास लेके। कल वाली क्लास मिस नहीं करेंगे। और फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन मैं गांव में ही रहूंगा। हालांकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है गांव में, लाइट भी बहुत कट रही है यूपी में। तो यूपी में मेरा गांव है, बुलंदशहर जिले में, छोटा सा है, शाना टाउन है वहां पे। वहीं रहेंगे 2-3 दिन, एंजॉय करेंगे दोस्तों के साथ, पुराने अपने लफंडर दोस्त उनको भी बुला लिया है। बिल्कुल बढ़ा देंगे धर्मराज, चिंता मत करो।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट पे विचार करिए मेरे दोस्तों। दो इंटीजर है पी और क्यू, दो स्टेटमेंट, दो इंटीजर है पी और क्यू, दोनों एक से बड़े हैं, विच आर रिलेटिवली प्राइम, दोनों रिलेटिवली प्राइम है। दो इंटीजर मेरे दोस्तों पी और क्यू है, दोनों रिलेटिवली प्राइम है। क्या मतलब है रिलेटिवली प्राइम का? रिलेटिवली प्राइम नंबर होते ऐसे दो नंबर, ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। एग्जाम्पल के लिए 15 15 और 15 और 23, क्या 15 23 में कुछ कॉमन है? नहीं, केवल एक कॉमन है, तो रिलेटिवली प्राइम हो गए। अब बताओ अगर पी और क्यू रिलेटिवली प्राइम है तो पहला ऑप्शन, बोथ पी एंड क्यू मे बी प्राइम नंबर, दोनों पी और क्यू प्राइम नंबर हो सकते हैं। हां जी, सही स्टेटमेंट है भाई। 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, और 7 और 11 दोनों को प्राइम है। हां जी, दोनों आपस में को प्राइम है, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, बोथ पी एंड क्यू मे बी कंपोजिट नंबर, दोनों पी और क्यू कंपोजिट नंबर हो सकते हैं। हां जी, ये भी ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों आपके सामने लिख देता हूं मैं 15 और मेरे दोस्तों 15 और 44। देखो 15 और 44 प्यारे बच्चे दोनों कंपोजिट नंबर हैं, दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं, लेकिन मेरे दोस्तों इनका एचसीएफ कितना है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 15 को भी काटते हो 44 को भी काटते हो एक, यानी कि 15 44 आपस में को प्राइम भी हैं। तो दो कंपोजिट नंबर भी आपस में को प्राइम हो सकते हैं, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तीसरा, वन ऑफ पी एंड क्यू में बी प्राइम एंड अंदर अदर कंपोजिट, सवाल में बोल रखा है कि एक प्राइम नंबर हो सकता है, दूसरा कंपोजिट हो सकता है। हां जी, बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे कि मेरे दोस्तों 24 24 तो कंपोजिट नंबर है, और मेरे दोस्तों अगला ले लेता हूं मैं 31, ये प्राइम नंबर है। तो क्या ये आपस में को प्राइम है? हां जी, को प्राइम बनने, रिलेटिवली प्राइम है। 24 तो प्राइम नंबर है, 31 कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये आपस में को प्राइम है। हां जी, इनका एचसीएफ 1 है, तो ये भी सही हो सकता है। तो यहां पे तीनों स्टेटमेंट सही है, डी ऑप्शन, तीनों करेक्ट हो सकते हैं, डी आएगा इसका आंसर। तो बहुत ही बेसिक सवाल था। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है जी आपके सामने 11। ये बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। पूछ रहे सर आप ऑफलाइन क्यों नहीं पढ़ाते? सर जी प्लीज रिप्लाई देना। सर सुखदेव पूछ रहे हैं। सुखदेव, ऑफलाइन में मैं इतने सवाल करवा ही नहीं सकता। ऑफलाइन में कोई भी टीचर कितना भी अच्छा हो, कितना भी मन से चाहे, वो कभी इतने क्वेश्चन करवा ही नहीं सकता, वो कभी इतना लंबा सिलेबस जो है पढ़ा ही नहीं सकता, वो सारे कंसेप्ट बता ही नहीं सकता, वो हर एक टाइप करवा ही नहीं सकते। जितना ज्यादा डिटेल में आप ऑनलाइन माध्यम में पढ़ते हो या मैं पढ़ा रहा हूं, ऑफलाइन में इसका 50% पढ़ा पाना भी नामुमकिन है। आप कंपेयर करके देख लीजिए कहीं से भी। भाज्य संख्या जो कंपोजिट मतलब वो नंबर जिनके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं। ये बताइएगा कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है? बताओ कौन से स्टेटमेंट सही नहीं? द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर बोथ ग्रेटर देन 2 इज डिविजिबल बाई 2। द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर्स बोथ ग्रेटर देन 2 इज डिविजिबल बाई 2। क्या ये सही है? दो प्राइम नंबर का डिफरेंस दो से बड़े, वो हमेशा दो से डिविजिबल होगा। हां जी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। आप एक बात बताइए, दो प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सारे के सारे ऑड नंबर होते हैं दो के अलावा। तो दो के अलावा जितने भी प्राइम नंबर होंगे ऑड नंबर होंगे, और ऑड नंबर का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा इवन नंबर आएगा, और इवन होने की वजह से वो हमेशा दो का मल्टीपल होगा। नहीं कर पाते ओम कुमार? ठीक है भाई, अब कोई भी ले लो एग्जांपल के लिए, जैसे 23 और 17 दोनों प्राइम नंबर हैं, लेकिन दोनों ऑड हैं। अब इनका डिफरेंस, ऑड नंबर्स का डिफरेंस हमेशा इवन आएगा, तो दो का मल्टीपल होगा। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, फॉर टू डिफरेंट इंटीजर्स m कॉमा n एंड ए प्राइम नंबर p, फॉर टू डिफरेंट इंटीजर m कॉमा n एंड ए प्राइम नंबर p, इफ p डिवाइड्स प्रोडक्ट m गुणा n देन p आइदर डिवाइड्स m और n। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है दूसरा वाला, कि दो अलग अलग इंटीजर है m और n,
और एक प्राइम नंबर p है मेरे दोस्तों। अगर p m गुणा n को डिवाइड करता है तो p या तो m को डिवाइड करेगा या n को डिवाइड करेगा। बिल्कुल सही बात है भाई, दो अलग अलग पूर्णांक है m और n। अगर एक प्राइम नंबर p ऐसा है कि इस m गुणा n को डिवाइड करता है, अगर प्राइम नंबर p जो है m गुणा n को डिवाइड कर रहा है पूरा का पूरा, तो तभी पॉसिबल है जब p या तो m को पूरा डिवाइड करता हो या p n को पूरा डिवाइड करता हो, तभी m गुणा n को डिवाइड कर पाएगा p। बेटा मार्शल यहां पे बोला है बोथ ग्रेटर देन 2। मार्शल जरा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करो बेटा। आप आधा देश इसी चक्कर में बर्बाद है कि वो ढंग से नहीं पढ़ता चीजों को। क्यों नहीं पढ़ते आप लोग ढंग से? अगर दो अलग अलग इंटीजर m और n है और एक प्राइम नंबर p, अगर प्राइम नंबर p m गुणा n को डिवाइड कर रहा है तो p या तो m को डिवाइड करेगा या n को, किसी एक ना एक को जरूर डिवाइड करेगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तीसरा स्टेटमेंट, ये बात क्लियर है ना? इफ ए नंबर इज ऑफ द फॉर्म 6n-1 बीइंग ए नेचुरल नंबर देन इट इज ए प्राइम नंबर। ये गलत है मेरे दोस्तों। अगर कोई नंबर 6n-1 फॉर्म का है मेरे दोस्तों तो हमेशा एक प्राइम नंबर है, देन इट इज ए प्राइम नंबर। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने क्या बात बोली थी? मैंने बात ये बोली थी कि दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर है उन सभी को 6n+-1 फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन अगर कोई भी नंबर 6n+-1 फॉर्म में लिखा हुआ हो वो हमेशा एक प्राइम नंबर बने, ऐसा जरूरी नहीं है। सी गलत है। चौथा स्टेटमेंट, देयर इज ओनली वन सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स सच दैट देयर इज ए गैप ऑफ 2 बिटवीन 2 एडजेसेंट प्राइम नंबर्स। ये स्टेटमेंट भी सही है, डी ऑप्शन। केवल दुनिया में 3 प्राइम नंबर का एक ही अकेला सेट है जिसमें 2 लगातार एडजेसेंट प्राइम नंबर के बीच में 2 का गैप हो। हां जी, बात बताई थी 3, 5, 7। केवल एक ही ये सेट प्राइम नंबर्स का ऐसा है जिनके बीच में लगातार प्राइम नंबर से और 2 का गैप आ रहा है। इसके अलावा ये कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो सी ऑप्शन गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, अगला सवाल। सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 12 नंबर। ये बताइएगा जी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन। करो। सवाल 2020 के मेंस में आया है। मेंस का क्वेश्चन है, ए बी एक 2 डिजिट प्राइम नंबर है। ए बी एक 2 अंकों की प्राइम नंबर है जहां ए इज नॉट इक्वल टू बी। सवाल में साफ साफ बोला है। बच्चे ढंग से सवाल पढ़ते ही नहीं है। जब सवाल में साफ साफ बोल दे तो इस चीज का ध्यान रखा करो, ए बी के बराबर नहीं है। इफ डिजिट्स आर रिवर्स, अगर डिजिट्स को रिवर्स करा जाए तो नया नंबर बी ए भी एक प्राइम नंबर है। तो आप बताओ इन ऐसे सभी नंबर्स का सम, देन फाइंड सम ऑफ ऑल सच नंबर। ऐसी सभी संख्याओं का योग क्या होगा? सबसे पहली बात कि भैया ए बी एक 2 अंकों का प्राइम नंबर है जहां ए और बी बराबर नहीं है। अब उसका रिवर्स करोगे बी ए तो भी वो प्राइम नंबर ही है। तो आप बताओ ऐसे सभी नंबर्स का सम क्या होगा? प्राइम नंबर जितने भी होते हैं ऑड होते हैं सिवाय 2 को छोड़ के। 2 तो हालांकि 2 डिजिट का नंबर होता भी नहीं है। तो यानी कि ऑड नंबर्स को आप ऐड करोगे पेयर में तो हमेशा इवन आना चाहिए, इवन। तो ये आंसर तो कभी हो ही नहीं सकता था। चलिए, अब ये मैनुअल सवाल है, ये कोई फॉर्मूला वाला सवाल नहीं। मैंने आपसे बोला कि प्राइम नंबर के सवाल मैनुअली सॉल्व करने होते हैं। ठीक है भाई, ध्यान सुनिएगा। 2 डिजिट तो संख्या समझते हैं ना, 2 डिजिट की संख्याएं। सबसे छोटा 2 डिजिट का प्राइम नंबर कौन सा है? तो आप कहोगे सर 11। लेकिन 11 में ए और बी सेम हो जा रहा है, अलग अलग होने चाहिए, 11 नहीं। अगला सबसे छोटा 2 डिजिट का प्राइम नंबर है फिर 13। 13 का उल्टा 31। देखो दोनों प्राइम हो रहे हैं, 13 और 31 दोनों प्राइम हो रहे हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ध्यान समझिएगा, इसके बाद 13 के बाद आएगा मेरे दोस्तों 17। 17 का उल्टा 71। देखो दोनों प्राइम हो रहे हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर। कोई बहुत ज्यादा तो आपको देखना नहीं है, 2 डिजिट में ही देखना है। 17 के बाद आएगा 19। लेकिन 19 का उल्टा 91। 91 प्राइम नहीं होता। 91 7 और 13 से भी कट जाता है, तो ये वाला केस नहीं लेंगे।
इसके बाद आएगा 23, 23 का उल्टा 32, 32 भी प्राइम नंबर नहीं होता, ये केस भी आप नहीं लोगे। क्लियर है? 23 के बाद 29, 29 का उल्टा 92, प्राइम नंबर नहीं होता। 29 के बाद 31, 31 तो मैंने काउंट कर ले, 31 का उल्टा 13। फिर 31 के बाद आएगा दोस्तों 37, 37 का उल्टा मेरे प्यारे भाई 73 प्राइम है। 37 के बाद 41, 41 का उल्टा 14 है, प्राइम नंबर नहीं है। 41 के बाद 43, 43 का उल्टा 34, प्राइम नहीं है। 43 के बाद 47, 47 का उल्टा 74, प्राइम नहीं है। उसके बाद आएगा मेरे दोस्तों 47 के बाद 53, 53 का उल्टा 35, प्राइम नहीं है। उसके बाद 53 का बाद आएगा मेरे दोस्तों 59, 59 का उल्टा 95, प्राइम नहीं है। 59 के बाद 61, 61 का उल्टा 16, प्राइम नहीं है। 61 के बाद 67, 67 का उल्टा 76, प्राइम नहीं है। 67 के बाद मेरे दोस्तों कितना आएगा, जो है 71, 71 तो ऑलरेडी काउंट हो गया, ठीक है भाई। फिर 73 भी काउंट हो गया। फिर आएगा मेरे दोस्तों 79, 79 का उल्टा 97, प्राइम है। अगला प्राइम नंबर आएगा फिर यहां से मेरे दोस्तों 79 के बाद 83, 83 का उल्टा 38 नहीं होता। 89, 89 का उल्टा 98 भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है भैया। फिर उसके बाद तो प्राइम नंबर दिखेगा ही नहीं आपको। तो केवल यही 4 सेट है, मैनुअली काउंट करना है, सबको चेक करना पड़ेगा। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, अच्छी तरीके समझ में आ गई, ठीक है। 89 का उल्टा 98, प्राइम नंबर, यही 4 सेट आपको देखने को मिलेंगे। ये प्राइम है और इनका रिवर्स भी प्राइम है, ठीक है। अब आपको इन सब संख्याओं का सम पूछा, इनका सम पूछा, ये सब जोड़ना है। अब जोड़ेंगे तो हम केवल यूनिट डिजिट जोड़ देंगे, केवल इकाई का अंक जोड़ेंगे, इकाई का अंक। अभी इकाई का अंक जोड़ेंगे मेरे दोस्तों को, कि इकाई का अंक अलग अलग है। 3 में 1 जोड़ेंगे 4 है भाई, और 4 8 12 का 2 10 2 दोनों 11, 11 7 18, 8 यूनिट डिजिट आएगा। 8 आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है, 418। ऐसा नहीं कि आपको पूरा जोड़ना पड़ रहा है, केवल यूनिट डिजिट को ऐड कर लो, जोड़ इकाई का अंक जोड़ लो, 8 आ रहा है, एक ही आएगा। आदित्य करें ऑप्शन से, कैसे करें आदित्य? ये ऑप्शन से होने वाले फर्जी सवालों में से नहीं है। हर सवाल अगर ऑप्शन से होता तो गणित पढ़ने की जरूरत क्या थी? हम गणित क्यों पढ़ते, हम तो ऑप्शन पढ़ते। फिर अगर 100 सवाल हैं तो 2 सवाल ही ऐसे होंगे जो ऑप्शन से हो सकते हैं, बाकी 98 आपको खुद ही करने हैं। जाना कहने सर Y407 इज नॉट, जाना ये सारे ही नंबर ऑड हैं और सबको पेयर में जोड़ा जाएगा, उल्टा रिवर्स कर रहे हो ना, और इनको जब आप जोड़ोगे तो इवन बनेगा, ऑड में ऑड जोड़ के इवन 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 आएगा, इसलिए जाना 407 हटा दिया हमने। कोई तकलीफ? ठीक है, थोड़ा अपने दिमाग को तेज करो, घिसो अपने दिमाग को, दिमाग खत्म है आप लोगों का। ये बताइए सवाल नंबर 13 जल्दी से। नहीं अजय, जल्दी जल्दी करोगे तो 30 से 40 सेकंड में सवाल हो जाएगा, अगर बौखलाओगे नहीं तो। m is the number of prime number between 0 and 50 and n is the number of prime number between 50 and 100. What is the value of m minus n? यदि 0 और 50 के बीच m प्राइम नंबर है, 0 और 50 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15। और 50 और 100 के बीच 10 प्राइम नंबर होते हैं, तो n कितना है? 10। तो आपसे m माइनस n पूछा है, 15 माइनस 10 यानी कि 5 इस क्वेश्चन का आंसर है। 0 और 50 के बीच कितने प्राइम नंबर है? 15, पहले ही बता चुका हूं। और 50 और 100 के बीच में नहीं मार्शल, 50 और 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर होते हैं, तो m माइनस n 5 आ जाएगा। थ्योरी पढ़ के आया करो, रिवीजन करके आया करो, मेहनत करके आया करो घर से। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 14, जवाब दीजिए। कौन करेगा इस सवाल को?
तीन प्राइम नंबर्स हैं विच आर को प्राइम टू ईच अदर, थ्री नंबर्स हैं जो एक दूसरे से को प्राइम हैं, आर सच दैट इस प्रकार है कि पहली दो संख्याओं का प्रोडक्ट 286 है और अगली दो संख्याओं का प्रोडक्ट 770 है। तो आपसे पूछा इन तीनों नंबर्स का सम क्या होगा, जवाब दीजिए। इन तीनों नंबर का सम क्या होगा, करो भाई। तीन संख्याएं इस प्रकार से हैं जो आपस में को प्राइम है। पहली दो संख्याओं की गुणा करके आ रहा है 286, पहली दो संख्याओं की गुणा करके, और अगली दो संख्याओं की गुणा करके आ रहा है 770। तो इन तीनों संख्याओं का सम क्या है, जवाब दीजिए। कैसे बताओगे, जल्दी से करो। वेरी गुड बिजॉय, वेरी गुड बिजॉय। ये सवाल हिट एंड ट्रायल से, अंदाजे से होगा, हाथ पांव मारने से होगा, कोई फॉर्मूला नहीं देके मर गया कोई गणितज्ञ इस सवाल का। भाई तीन नंबर हैं जो एक दूसरे के मेरे दोस्तों को प्राइम हैं, और ये छोटे छोटे नंबर है, कोई बहुत बड़े नंबर नहीं है। इस प्रकार से कि पहली दो संख्याओं का प्रोडक्ट 286 है और अगली दो संख्याओं का प्रोडक्ट 770 है। तो योग क्या है आप बताओ। पर इनमें से एक संख्या ऐसी है जो दोनों में कॉमन है, दूसरी संख्या ऐसी है जो दोनों में कॉमन है। तो आप बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों में ही कॉमन आ रहा हो। 286 और 770 में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन आता है, बताइए। तो आप कहोगे सर दोनों ही नंबर 2 से कट रहे हैं और दोनों ही नंबर 11 से भी कट रहे हैं, यानी कि 22 से ये नंबर भी कट रहा है। कितनी बार, 22 से कम 22 6 अभी, और 22 तिया 66 13 बार, ये भी 22 से कट रहा है मेरे दोस्तों। 22 तिया 66 और 22 पंजे 110 35, यानी कि जिन तीन नंबर के बारे में आप तलाश कर रहे हो वो 13 22 और 35 है। ये आपने अंदाजे से पता लगाया। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 286 में भी और 770 में भी हो तो वो 22 है, 11 नहीं है। जब दोनों ही जगह 2 दिख रहा है तो इवन नंबर तो हो ही गया ना 22। दोनों 11 से भी कट रहे हैं, 2 से भी कट रहे हैं, 22। इन तीनों संख्याओं का, तीनों आपस में को प्राइम है, एक के अलावा तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इनका सम आपसे पूछा है तो 70 इस क्वेश्चन का आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, सवाल आपके सामने आएगा अगला नंबर 15। ये बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ये अजीब से सवाल होते हैं, थोड़े अजीब से। एक्स वाई जेड तीन प्राइम नंबर्स हैं और x प्लस वाई प्लस जेड 38 है, तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जवाब दीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, पेपर में आया है। भाई एक्स वाई और जेड तीन प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है हमें। तो अब इस प्रकार से हैं कि इन तीनों को जोड़ के 38 आ रहा है, 38। तो x का मैक्सिमम मान क्या होगा, अब बताओ। भाई अगर तीन प्राइम नंबर को जोड़ के 38 आ रहा है, 38 एक इवन है। सारे प्राइम नंबर मेरे दोस्तों ऑड होते हैं, आपको x की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। तो अगर आप ऑड 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 जोड़ोगे तो ये तो ऑड आ जाना चाहिए। सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, दो को छोड़ के, केवल दो अकेला इवन प्राइम नंबर है। ऑड 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 जोड़ूंगा, ऑड आना चाहिए तो इवन आ रहा है। इसका मतलब कि यहां पे एक नंबर दो होगा, दो, एक नंबर फिक्स है, दो हो गया। भाई ऑड में ऑड जोड़ूंगा इवन आएगा, इवन में दो जोड़ूंगा इवन आएगा, यानी कि एक नंबर दो फिक्स हो गया। यानी कि दोस्तों इन दोनों का सम बचा फिर 36, इन दोनों का सम बचा 36। आप बोलोगे जी सर तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, आपको निकालना है मैक्सिमम। तो 36 से छोटा प्राइम नंबर, इन दोनों का सम बचा 36, 36 दो 38, 36 से छोटा प्राइम नंबर होता है जी 31, यानी कि 31 आ जाएगा। और ये 5, ये 5 आ रहा है क्या, 31 5 2, देखो तीनों प्राइम हो गए, यानी कि x की मैक्सिमम वैल्यू 31 ही हो सकती है। सी ऑप्शन आंसर है।
मोनिका एक्स की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो जो है 31 पे सेट हो रहा है। बहुत ही बढ़िया सवाल था, 19 नहीं है। संजीत मोनिका क्या कर रहे हो तुम, क्यों परेशान हो रहे हो? अगला सवाल बनाएगा, लॉजिकली सोचो थोड़ा सा। सवाल नंबर है 16, ये बताइएगा। 30 किलोमीटर अनिल। बताओ। n इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। n को 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? क्या आप नहीं कर सकते? सबसे पहले बताओ, 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? अब आप पूछेंगे फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला कोई नहीं, दिमाग से सोचो। 3 अंकों का, बेटा 3 अंकों का, देखो 3 अंकों का सबसे छोटा नंबर होता है 100। 3 अंक होते हैं इसमें, लेकिन ये प्राइम नहीं है। इससे अगला 101। 101 तो किसी से नहीं कटता, प्राइम नंबर कैसे पता लगाएं? तो आप लोग बचपन से नंबर पढ़ते आ रहे हो, खूब जिंदगी में जोड़ घटाना किया है। क्या 101 किसी के पहाड़े में आता है? नहीं आता। कभी किसी गुणा करके 101 नहीं आता। अब ये यानी कि 101 प्राइम नंबर है। अब 101 को 13 से भाग करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? 10 आ जाएगा। ये सवाल है। इस सवाल पूछा गया 2017 के पेपर में। हाँ, अब दोस्तों सवाल अगले बार क्या चेंज होगा आएगा, ये सवाल तो आएगा नहीं। बस सवाल इतना चेंज आएगा कि यहां पे स्मॉलेस्ट की जगह ग्रेटेस्ट हो जाएगा। अब सवाल बताइएगा मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा जिस क्वेश्चन का आंसर? n 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। n को 13 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? अब सबसे बड़ा 3 अंकों का कौन सा प्राइम नंबर है? भाई सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या 999 प्राइम नहीं है। 999 प्राइम नहीं है। उससे छोटा 997। 997 किसी पहाड़े में मैंने तो आज तक नहीं देखा, ना किसी गुणा में देखा। ये प्राइम है, तो 997 है सबसे बड़ा। इसको 13 से भाग करेंगे तो 13 सत्ते 91, कितना बचेगा मेरे दोस्तों? कितना बचेगा? 13 सत्ते 91, 8 बचेगा। 8 7 और जो है 13 छिंग 78, यानी कि 9 रिमाइंडर आएगा, 9। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 9। अगला सवाल। भाग भी नहीं कर पा रहे हो आप लोग, बताओ क्या दिन आ गए हैं इस देश के। 17 नंबर प्रश्न, ये जवाब दीजिएगा।
इन 4 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, 4 लगातार प्राइम नंबर हैं बढ़ते हुए क्रम में, उनमें पहले 3 का प्रोडक्ट 385 है और लास्ट 3 का प्रोडक्ट 1001 है। तो आप बताओ मेरे दोस्तों, लार्जेस्ट सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? तो देखते ही सवाल का आंसर दोगे 13। 4 लगातार प्राइम नंबर हैं बढ़ते हुए क्रम में, पहले 3 का गुणनफल 385 है। 385 को शकल देख के समझ गया कि यहां 5 आ रहा है, 5 यानी कि 5 होगा। और लास्ट 3 का प्रोडक्ट 1001 है। देखिए 1001 का चढ़ावा हम चढ़ाते हैं, 1001 के बारे में बहुत अच्छी जानकारी ये उपलब्ध है कि 1001 होता है 7 गुणा 11 गुणा 13। 7 11 13 3 लगातार प्राइम नंबर है जिनकी गुणा करके 1001 आता है। 7 11 13, ये आपको ध्यान रखनी, यही कैलकुलेशन आपकी बढ़ाएंगी कि 1001 7 11 13 से नंबर की इंफॉर्मेशन रखिए, जहां भी कैलकुलेशन में दिखाई दे आप तुरंत समझ जाइएगा। यानी कि 3 संख्याओं की गुणा करके 7 11 13 आ रहा है, लगातार प्राइम ये होंगी। और पहले 3 की गुणा करके 385, 385 में 5 आ रहा है तो पहला 5 होगा। करके देख लो चाहे, 5 सत्ते 35, 35 गुणा 11 385 हो गया, 385। सबसे बड़ा प्राइम नंबर पूछा है 13 हो जाएगा। इनका एवरेज पूछा होता है, एवरेज पूछ सकता है, एवरेज होता है बीचों बीच की संख्या। बीचों बीच की संख्या मेरे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा एवरेज? ये लगातार नहीं है कि आप इनको जोड़ के आधा कर दो, ठीक है भाई। एवरेज पूछ सकता है तो 5 7 12, 12 और 11 23, 23 और 13 36, तो 36/4 यानी कि 9। एवरेज 9 आ जाएगा। एवरेज 9, ठीक है ना, जोड़ के 4 कर दीजिए बटे में। अगला सवाल तो बहुत ही बेसिक सवाल था, मजा आ रहा है ना? ज्यादा सवाल नहीं, 32 सवाल ही 18 नंबर। ये बताइएगा जल्दी से कौन करेगा? शीट में डलवा दूंगा। बहुत तगड़ा सवाल है। नहीं कर पाए ना? ओनली वन। यही तो आपकी बेवकूफी है दोस्तों। क्या कह रहे हो आप? सवाल ही कह रहा है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। अब देखिए इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और इंटीजर जीरो भी होता है। या ऐसा नहीं बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर लेना है या निगेटिव लेना है, जीरो इंटीजर, आइदर पॉजिटिव निगेटिव और जीरो बोथ। 3 लगातार इंटीजर का जो प्रोडक्ट सम है वो उनके प्रोडक्ट के बराबर है। हाउ मेनी सच पॉसिबिलिटीज आर देयर? ऐसी कितनी संभावनाएं? ये सवाल सी सेट के पेपर में आया था और आप ही की तरह पूरी दुनिया इसको गलत करके आई थी। ओनली वन इस सवाल का आंसर नहीं है, ऐसी 3 पॉसिबिलिटीज हैं। 3। कैसे?
ध्यान से समझिएगा भाई, तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते एक एक के गैप पे, एक एक का गैप होता है। तो मेरे दोस्तों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कैसे होंगे, x-1, फिर अगला x+1। जब भी हमें तीन लगातार संख्या माननी होती है तो हम क्या सीखते आ रहे हैं बचपन से, तीन लगातार संख्या कौन कौन सी होती हैं, a-d, a+d। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में यही सिखाया जाता है, पर यहां एक के गैप पे लेना है। ऐसा करने से क्या होता है कि जोड़ना, घटाना और गुणा करना आसान हो जाता है। देखो ये लगातार संख्या है, एक एक के गैप पे, x-1 में एक जोड़ेंगे x आएगा, x में एक जोड़ेंगे x+1 आएगा। तो ये तीन लगातार इंटीजर्स हैं। ध्यान सुनिएगा, हालांकि आप इस सवाल को दिमाग में कर सकते हो, मैं आपको समझा रहा हूं, सुनिएगा। ये तीन लगातार इंटीजर्स हैं, इन तीनों का जो सम है मेरे प्यारे भाई, वो इन तीनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। ऐसा सवाल बोला गया है, आप बोलोगे हाँ जी सर। बोलो किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट, आप बोलोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं, बिल्कुल बालकों की तरह मैं समझा रहा हूं आपको, गधों की तरह, ठीक है। आप देखिए यहां पे x-1 की जब x+1 में गुणा होगी तो x² - 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा x इंटू x²-1, x इंटू x²-1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए यहां से जब आप देखेंगे तो 1 से -1 से 1 कट जाएगा, 3x बराबर आ जाएगा, 3x बराबर आ जाएगा x इंटू x²-1। अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि x x काट देते हैं। वो तभी x x कटेगा जब x इज नॉट इक्वल टू 0 हो। यहां तो आप x इक्वल टू 0 भी ले सकते हो भाई। जब ये 3x इधर जाएगा, जब ये 3x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3x। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यहां से आप x कॉमन लोगे, x यहां भी x कॉमन लोगे, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहां से बचेगा x² -1, यहां से बचेगा -3, -1 -3 -4 हो जाएगा बराबर 0। x कॉमन लोगे, यहां से x² -1 बचेगा, यहां से -3, तो x² -4 होगा 0। तो मेरे दोस्तों यानी कि x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, और आप x² को 4, या तो ये 0 होगा ये 0, अगर x² बराबर 4 करोगे तो x का मान 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। अगर x² - 4 बराबर 0, x² बराबर 4 है, तो x के लिए 2 भी हो सकते हैं, -2 भी, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। आप यही समझ जाते कि एक 3 डिग्री की इक्वेशन है, ये 3 वेरिएबल की इक्वेशन है, इसकी डिग्री 3 है, तो x के 3 मान निकल के आएंगे, तो केस भी 3 ही बनेंगे ना। अगर आप x 0 लोगे तो -1, 0 और 1। अगर आप x 0 लोगे तो एक वैल्यू है -1, 0 और 1, निकाल के बता देता हूं मैं। x अगर 2 लोगे, 2 2 2 -1 1, 2 + 1 3। x अगर -2 लोगे, -2 -2 -1 -3, -2 + 1 -1। देखिए तीनों लगातार इंटीजर्स हैं मेरे प्यारे भाई, जो इनका सम है वही इनका प्रोडक्ट है। 3 केस यहां पर बन रहे हैं। किसी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है, जितनी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है, उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। वो नहीं पूछा जाएगा कीर्ति। कीर्ति का डाउट है सर 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर रहेगा तो क्या करेंगे। कीर्ति 4 रहेगा तो हथौड़ा लाना बाहर से और कंप्यूटर फोड़ देना, क्योंकि वो सवाल ऐसा होगा जिसको आप 1 मिनट के दायरे में सॉल्व नहीं कर सकते। वो सवाल एसएससी लेवल का नहीं है, ठीक है भाई। हालांकि ऐसा कोई सेट होता भी नहीं है, पर वो सवाल परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। 1 2 3 ले तो लिया गधो, 1 2 3 ये रहा दूसरा बीच में। पेपर में वही सवाल आएगा जिसका सॉल्यूशन 1 मिनट के अंदर अंदर किया जा सके। सवाल तो दुनिया में बतेरे हैं, बड़े बड़े सवाल हैं, वो क्यों नहीं आते पेपर में, कि वो आपके एग्जाम के लिहाज से नहीं है। जितनी तनख्वाह आपको सरकार देने वाली है उसी के लेवल पे सवाल पूछेगी, ठीक है। आगे चलेंगे।
तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। 19 नंबर, ये बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट करो। वेरी गुड शिव। बताइए। रॉबिन बिल्कुल नहीं। मान लीजिए पी दो अंकों की संख्या है और क्यू सेम डिजिट वाली संख्या है, उल्टे क्रम में लिखा, मतलब पी के डिजिट को रिवर्स करके क्यों लिख दिया। एग्जांपल के लिए जैसे पी है 53, तो 53 का उल्टा 35 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, रिवर्स करके लिख दिया है। यदि पी गुणा क्यू 2430 है तो पी और क्यू का डिफरेंस बताओ। तो ये सवाल अंदाजे से हाथ पाम मार के होगा, कोई फॉर्मूला इस सवाल का दे के मर नहीं गया। ठीक है भाई, आपको सवाल में दे रखा है कि P गुणा Q 2430, जबकि P और Q दोनों ही दो डिजिट के नंबर हैं, Q जो है P का रिवर्स है, तो P और Q का डिफरेंस। तो आप अंदाजे से बताओ, हिट एंड ट्रायल लगा कि P और Q क्या होगा। तो इसके लिए आपको थोड़ी जानकारी चाहिए। 243 क्या होता है, जवाब दीजिए। 243 27 निम्मा होता है मेरे दोस्तों, यानी कि 27 गुणा 90। ठीक है ना, इसका आपको फैक्टराइजेशन करना होगा और आगे भी कर सकते हो, पर जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटा नंबर दिया है ना। अब 90 को आप लिख सकते हो जी 2 गुणा 45। 2 को अगर मैं 27 के साथ ले जाऊंगा तो 54 गुणा 45। मैं तो कुछ ऐसी तलाश कर रहा था कि दोनों डिजिट, दो संख्याएं मिले एक दूसरे के रिवर्स डिजिट्स में, यानी कि 54 और 45 नहीं हो गया पी और क्यू। आपसे डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस का मतलब होता है दो संख्याओं के बीच में कि बड़ी में से छोटी संख्या को घटा दो। 54 में से 45 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। इस सवाल का आंसर डी ऑप्शन सही है। सबने सोच लिया था, ये तो आसान सवाल था। अगला प्रश्न होगा प्यारे बच्चों 20 नंबर, ये बताइएगा कौन करेगा। ट्वेंटी नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें स्टेटमेंट पर विचार करिए। द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाई 9। 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के क्यूब का जो सम है वो 9 से डिविजिबल होगा। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? 3 लगातार नेचुरल नंबर के क्यूब का सम हमेशा 9 से डिविजिबल होगा।
देखिए अगर आप इसको x मान के करेंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। दूसरा तरीका मेरे दोस्तों क्या है कि आप हिट एंड ट्रायल से एक दो तीन बार हिट एंड ट्रायल करके देख लो। भाई तीन लगातार नंबर, सबसे पहले आपने एक दो तीन ले लिए, नेचुरल नंबर लेते हैं, तो इनके क्यूब का सम क्या 9 से कटेगा? भाई तीन का क्यूब 27, 27 और 9 36, हाँ जी 9 से कट रहा है। अगला लेते हैं 3 4 5 ले लेते हैं, 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब, इसको चेक कर लेते हैं। चलो दो तीन बार चेक करके देख लेंगे। भाई तीन का क्यूब मेरे दोस्तों 27, चार का क्यूब 64 और पांच का क्यूब 125 से कितना हो रहा है मेरे दोस्तों? भाई 5 4 9 7 16 का 6 हासिल 1, 2 और 1 3 और 6 9 2 11 का 1 हासिल 1, 216। ये 216 हो रहा है। तो मेरे दोस्तों क्या ये 9 से कट रहा है? हाँ जी ये भी कट रहा है। तो भैया मैंने एक दो बार चेक किया और मुझे मिल रहा कि हाँ बिल्कुल सही है, पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। तीन लगातार नंबर के क्यूब का सम 9 से डिविजिबल होगा। बेसिक के लिए आपको वही मानना है कि x-1 है, x है, x+1 है, क्यूब करो चेक करो, वो टाइम वेस्ट है, वैसे नहीं करना है आपको। हिट एंड ट्रायल इज द बेस्ट। अगला सेकंड नंबर, एवरी प्राइम नंबर, एवरी ऑड नंबर, every even power of every odd number greater than 1 when divided by 8 gives 1 as remainder। अच्छा ये हालांकि भी रिमाइंडर मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, पर बिल्कुल कर लेंगे सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक विषम संख्या की प्रत्येक समघात को 8 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर आता है। देखिए कोई भी ऑड नंबर ले लो, एग्जांपल के लिए 3 ले लिया, आप इसकी इवन पावर चढ़ाएंगे, इवन पावर 8 से डिवाइड करेंगे, क्या एक रिमाइंडर आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। मैंने कोई भी ऑड नंबर ले लो आप, मैंने एग्जांपल के लिए 7 ले लिया, इसकी कोई भी इवन पावर कर लो, इवन पावर 2 होती है, उसको 8 से डिवाइड करेंगे, क्या एक रिमाइंडर आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, हमेशा एक ही रिमाइंडर आ रहा है। तो बोथ स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है इस सवाल का। ये सीडीएस का सवाल है। आगे सीडीएस में ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों 21 नंबर बताइएगा ये, अब यहां से आपकी खटिया खड़ी होगी, ये बताओ। सवाल है हाउ मेनी पेयर्स m कॉमा n ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाई द इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 105 बराबर n स्क्वायर। करिए, सवाल यह है कि m और n दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, m और n पॉजिटिव इंटीजर्स है, धनात्मक पूर्णांक है। m और n के ऐसे कितने जोड़े पॉसिबल हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे? m और n के ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं, कितने मान संभव हैं जो इस इक्वेशन को संतुष्ट करते हैं? बताइए। तो भाई एक तो है कि आपके अंदर कोई शक्ति हो ब्रह्मास्त्र जैसी कि आप तुरंत बता दो एम ये होगा एन ये होगा, दोस्तों कर लेंगे, ये उत्तर होगा। अब वो शक्ति तो है नहीं, तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल। ध्यान से देखिए, अगर मैं एम स्क्वायर को उधर ले जाता हूं तो मैं कह पाऊंगा कि एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बराबर 105। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बराबर हो गया मेरे दोस्तों 105। यही हो गया। अब मेरे प्यारे भाई एन और एम दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, प्यार से समझिएगा। देखिए अगर आपको दो संख्याओं का सम दे रखा है x प्लस वाई बराबर ए, ये मैं कई बार बता चुका हूं, दो संख्याओं का डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस, तो एक संख्या होती है उनको जोड़ के आधा कर दो भाई, इन दोनों को जोड़ेंगे, वाई वाई कट जाएगा, 2x आएगा a प्लस बी, 2x बराबर a प्लस बी आएगा, तो x कमान a प्लस बी बटे 2, और घटाओगे तो y कमान a माइनस बी बटे 2। ये बात आपको पता है? आप बोलोगे हाँ जी सर। देखिए अगर n और m इंटीजर हैं, अगर n और m इंटीजर हैं तो भाई ये भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा, दो इंटीजर की गुणा करके 105 आ रहा है। दो ये भी इंटीजर होगा, इंटीजर में इंटीजर जोड़ने घटाने पर इंटीजर ही आता है, दो इंटीजर की गुणा करने पर 105 आ रहा है। तो कितने तरीके से, कितने तरीकों से दो इंटीजर की गुणा करके 105 आ सकता है? तो पहला तरीका होगा 1 गुणा 105।
दूसरा तरीका होगा सर 3 × 35 105, 3 से कट रहा है, फिर किससे 5 से। एक बात ध्यान सुनिएगा, पॉजिटिव लेना है, n माइनस एम छोटा होगा, घटा के छोटा नंबर आएगा, और n प्लस एम करके बड़ा नंबर आएगा, ये छोटा होगा ये बड़ा होगा। अगला आएगा मेरे दोस्तों 5 गुणा 21 105, मेरे दोस्तों इसके बाद 7 × 15 105। क्या इसके अलावा और कुछ केस है? आप कहोगे सर 15 सत्ते 105 भी तो है, लेकिन 15 सत्ते लोगे तो 15 भाई माइनस बड़ा हो जाएगा प्लस छोटा हो जाएगा, जो गलत है। यही केस बनेंगे, n माइनस एम छोटा होना चाहिए, n प्लस एम बड़ा होना चाहिए, तभी n और m पॉजिटिव आएगा। तो यही 4 केस बनेंगे। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा, सवाल में यह बोला गया है कि n और m इंटीजर होने चाहिए। देखिए n और m इंटीजर तब आएगा, देखिए n और m इंटीजर, अगर आप देखिए पहला केस लोगे, पहला केस लोगे, पहले केस में n माइनस एम को 1 मानोगे और n प्लस एम को 105 मानोगे, तो क्या यहां से n और m की वैल्यू इंटीजर आएंगी? आप बोलोगे हां जी सर आएंगी, क्योंकि भाई दो संख्याओं का डिफरेंस आपको दे रखा है, दो संख्याओं का सम आपको दे रखा है, और दोनों ही ऑड हैं। भाई यहां पे दो संख्याओं का आपको क्या दे रखा है? डिफरेंस दे रखा है 1, दोनों का सम कितना दे रखा है मेरे दोस्तों? 105। अब ये दोनों ही ऑड नंबर हैं, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो चाहे इनको जोड़ के आधा करो, चाहे इनको घटा के आधा करो, इवन ही आना है। जोड़ के आधा करेंगे 106 का आधा 53, घटा के आधा करेंगे 104 का आधा 52, तो m 52 देखो आ गया कि नहीं। लेकिन अगर एक ऑड होगा एक इवन हो गया तो गड़बड़ है। तो यहां से तो मेरे दोस्तों n और m के मान इंटीजर आएंगे, ये वाला केस लोगे। भाई n माइनस एम को 3 मानोगे, n प्लस एम को ऑड मानोगे, तो मेरे दोस्तों यहां दोनों ही ऑड हैं, n माइनस एम भी ऑड है, n प्लस एम भी ऑड है, तो यहां से भी इंटीजर वैल्यू आएगी, यहां से भी इंटीजर वैल्यू आएगी, यहां से भी इंटीजर वैल्यू आएगी। चारों केस से n और m के इंटीजर मान निकल के आएंगे, यानी कि मेरे दोस्तों n और m के 4 पेयर पॉसिबल हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। भाई n और m इंटीजर कब आ सकता है? या तो n प्लस एम और n माइनस एम दोनों ऑड हो, या फिर दोनों इवन हो, या फिर दोनों इवन हो। अगर ऐसा हो गया कि एक इवन हो गया एक ऑड हो गया तो इंटीजर नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर n प्लस एम आपने 25 कर दिया और n माइनस एम आपने 10 कर दिया, तो क्या n इंटीजर आएगा? नहीं, तो डेसिमल में चला जाएगा ना, 35 का आधा 17.5। तो इंटीजर आने के लिए या तो दोनों ऑड होने चाहिए या फिर दोनों इवन होने चाहिए, एक ऑड हो एक इवन हो ऐसा नहीं चलेगा। क्लियर है? तो यहां पे सभी ऑड नंबर्स के पेयर बन रहे हैं, तो n और m हमेशा इंटीजर आएगा मेरे दोस्तों, यानी कि 4 पेयर पॉसिबल होंगे। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एक गोरा सवाल आपके लिए ये था, समझ में आया होगा। एक सवाल और करवाता हूं मैं आपको, ऐसा चिंता मत करो, बिल्कुल आपको पारंगत बना दूंगा। 21 था, 22वां करो। अब ये सवाल भी सीडीएस के पेपर में आया है, करिए। केवल आपको समझाने के लिए लिखा मैंने। हाँ महादेव, एक और एग्जांपल ले लो। सपोज n एक पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट n स्क्वायर प्लस 48 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। बिल्कुल मिथिलेश, n एक इंटीजर है इस प्रकार से कि n स्क्वायर प्लस 48 एक परफेक्ट स्क्वायर है। बताओ परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर का नंबर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं जो किसी नेचुरल नंबर की स्क्वायर फॉर्म में लिखा जा सके, जैसे 81। 81 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो 9 का स्क्वायर। अभी जैसे कि मेरे दोस्तों आपका 144 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, आप इसको लिख सकते हो 12 का स्क्वायर। तो 81 144 ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है ना। अब सवाल में बोल रखा है कि n की ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल है पॉजिटिव इंटीजर्स में कि n स्क्वायर प्लस 48 एक परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर n स्क्वायर प्लस 48 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो n की कितनी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है? तो मेरे प्यारे भाई अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है
तो मेरे दोस्तों के स्क्वायर होगा। इफ दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर दिस शुड बी इन द फॉर्म ऑफ के स्क्वायर। बोलो, समझ में आया? बहुत ही बेसिक सवाल है। 169 भी परफेक्ट स्क्वायर मिथलेस 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, के स्क्वायर आएगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो के स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। अभी उधर आ जाएगा, सेम ही क्वेश्चन है जो पहला था, बस लैंग्वेज बदल दिए। के स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आ गया जी यहां से 48। और अगर ऐसा है तो के माइनस एन इंटू के प्लस एन कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 48। दो संख्याओं का प्रोडक्ट 48 है। अब मेरे दोस्तों के और एन दोनों इंटीजर होने चाहिए। दो इंटीजर्स की गुणा करके 48 आ रहा है। कितने तरीके से 48 आ सकता है मेरे प्यारे भाई? तो आपका जवाब होगा सर 1 गुणा 48 48, 2 गुणा 24 48, 3 गुणा 16 48, मेरे दोस्तों और 4 गुणा 12 48। और तो 48 आएगा नहीं, आएगा 6 अट्ठे 48। बाकी देखिए ये छोटा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, तो यही 5 केस बनेंगे टोटल। ठीक है ना? अब ध्यान सुनिएगा, अगर आप पहला केस मानोगे के माइनस एन को 1 करोगे, के प्लस एन को 48 करोगे, तो यहां से के और एन की वैल्यू इंटीजर नहीं आएंगी। भाई के माइनस एन तो ऑड हो गया, के प्लस एन इवन हो गया, तो यहां से जब आप एन का मान निकालेंगे तो वो इंटीजर नहीं आएगा, डेसिमल में चला जाएगा, पॉसिबल नहीं है। यहां देखो दोनों इवन है, ये भी इवन है ये भी इवन है, यहां से एन की वैल्यू देखो इंटीजर आएगी। ये वाला केस के माइनस एन ऑड हो गया, ये 3 ये 16 इवन हो गया, यहां से भी वैल्यू डेसिमल में चली जाएगी एन की, पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। 4 और 12, के माइनस एन 4 है, के प्लस एन 12 है, दोनों इवन हो रहे हैं, एन का मान यहां से इंटीजर आएगा, ये पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है मेरे दोस्तों, क्योंकि यहां भी 6 है ये 8 है, तो एन का जो वैल्यू वो इंटीजर आ जाएगा। तो यानी कि 3 केस पॉसिबल हैं। यहां से मेरे दोस्तों वैल्यू आपकी डेसिमल में चली जाएगी, इंटीजर नहीं आएगी। यानी कि 3 एन के मान पॉसिबल हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? है ना मजेदार सवाल? वेरी गुड मिथिलेश, ये दोनों सवाल आपको समझ में आ गए? कैसे जानेंगे कि डेसिमल निकल जाएगा? बेटा बबीता पिछले सवाल में यही तो समझाया था। ये कैसे बालक हो यार, बिल्कुल क्या खाते हो तुम लोग? अगर आप पहला केस लोगे तो के माइनस एन 1 होगा और के प्लस एन 48 होगा, होगा। यहां पे एक ऑड है और एक इवन है। एन का मान निकालोगे कैसे आएगा? घटा के आधा कर दो, बड़ी संख्या में से छोटी की संख्या। अब आप इवन में से ऑड घटाओगे, इवन नंबर में से ऑड घटाओगे तो ऑड आएगा ना। 47 का आधा 23.5, देखो ऑड आ गया कि नहीं? ये डेसिमल में आ गया। इवन में से ऑड घटाओगे ऑड, ऑड का आधा करोगे तो डेसिमल में चला जाएगा कि नहीं? इस वजह से, इस वजह से पहला केस पॉसिबल नहीं होगी। यहां से एन का मान इंटीजर नहीं आकर डेसिमल में आ रहा है। बबीता प्लीज हैव सम पपीता। ठीक है, खाया करो, दिमाग बढ़ेगा बेटा उस पे। फोकस करा करो मैं क्या कह रहा हूं। यही चीज तो समझा रहा था, यही चीज तो जो समझा रहा था भाई यहां पे। और क्या समझा रहा था? सुनती नहीं है यार बिल्कुल भी। अब क्लियर हुआ आपको?
अच्छा आदित्य। आगे चलते अगला सवाल। सवाल है जी आपके सामने। 23 नंबर ही बताइएगा जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल आपके सामने लेकर रहा हूं, एकदम गोरा सवाल। यदि n एक नेचुरल नंबर है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या जानते हैं, गिनती, पॉजिटिव गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n के कितने मानों के लिए ये एक इंटीजर होगा, n की कितनी वैल्यूज के लिए ये एक इंटीजर होगा, ये सवाल है आपके सामने। इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है, जवाब दीजिए। यदि n एक नेचुरल नंबर है तो n के ऐसे कितने मान पॉसिबल हैं जिससे कि 3n+4 का स्क्वायर अपॉन n+2 एक इंटीजर हो जाए। करिए, कौन करेगा। देखिए, थोड़ा दिमाग लगाना इस सवाल में। भाई नीचे क्या है मेरे दोस्तों, नीचे है n+2, नीचे n+2 है दोस्तों। तो आप कोशिश करिए कि ऊपर भी आपको इसको इंटीजर बनाना है, सोचिएगा। अभी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा तो सबको समझ में आएगा। अगर नीचे n+2 है तो कोशिश करो ऊपर भी n+2 हो जाए, n+2 का मल्टीपल बने। अब ये 3n+4 है तो 3n+4 को आप लिख सकते हो 6-2, ऐसे लिख सकते हो। आप बोलोगे जी सर ऐसा मैंने क्यों करा, अभी समझ में आएगा। अपॉन n+2, ओके मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, 3n+6 है, 3n+6। तो जो 3n+6 है, इसको जब आप n+2 से भाग दोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, जीरो आएगा, रिमाइंडर जीरो, जीरो। क्योंकि ये जो संख्या ये n+2 का मल्टीपल ही तो है, किसी भी संख्या को उसी के फैक्टर से भाग देते हैं, जीरो आता है। अब a-b का होल स्क्वायर, ये समझो ये a है ये b है, तो a-b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab। 2ab का मतलब मेरे दोस्तों 2 दूनी 4, 4 × 3n+6, केवल आपको समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। और प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन n+2। तो मेरे दोस्तों अलग अलग डिवाइड करेंगे, n+2 से इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे। जब मैं आपसे कहता हूं कि a+b+c/x, तो इसका मतलब होता है तीनों को अलग अलग भाग करना। a को भी x से भाग करो, b को भी x से भाग करो, c को भी x से भाग करो। अब भाग करने पर जो आना चाहिए वो एक इंटीजर आना चाहिए। ध्यान से सुनेगा, अब थोड़ी सी बुद्धि लगेगा, बुद्धि लगाने से आपको पता चलेगा कि ये जो संख्या है ये n+2 का मल्टीपल है। 3n+6 क्या होता है, 3 कॉमन लोगे तो n+2 का मल्टीपल ही तो हुआ। अगर n+2 से इसको भाग देंगे पूरा पूरा भाग हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। n+2 से इसको भाग देंगे ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इंटीजर कब होगा, इंटीजर दोस्तों तब बनेगा आपका आंसर, इंटीजर तब बनेगा आपका आंसर जब ये 4n+2 से भाग हो जाए, जब ये 4n+2 से भाग हो जाए मेरे दोस्तों, है ना मेरे प्यारे भाई। आपका आंसर इंटीजर बन जाएगा अगर 4 को n+2 से भाग करके कोई इंटीजर आ जाए मेरे दोस्तों, ठीक है। यानी कि n+2 का जो मान है 4 का कोई फैक्टर होना चाहिए।
n+2 की वैल्यू आप या तो 1 ले सकते हैं, या 2 ले सकते हैं, या 4 ले सकते हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है दोस्त। अब मेरे दोस्तों, क्योंकि n सवाल में साफ साफ मेंशन कर दिया कि n एक नेचुरल नंबर है भाई, अगर n+2 को आप 1 लोगे तो भी 4, 1 तो 4 को काटता ही काटता है, या n+2 को 2 लोगे, 2 भी 4 को डिवाइड करता है, n+2 को 4 लोगे, 4 भी 4 को डिवाइड करता है। अगर आपने n+2 को 1 लिया तो n का मान -1 आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। n+2 को 2 लेंगे तो 0 आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। जब n+2 को आप 4 लोगे तो n की वैल्यू आएगी 2, यानी कि केवल एक ही वैल्यू n की पॉसिबल है 2। n का केवल एक ही मान पॉसिबल है यहां पर 2, कि n एक इंटीजर आना चाहिए मेरे दोस्तों। भाई अगर 4 को n+2 से भाग करने पर इंटीजर आना चाहिए, तो यानी कि ये जो n+2 है ये एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 4 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, 4 का कोई फैक्टर बने। तो 4 का फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, लेकिन यहां से इंटीजर नहीं आ रहा, यहां से इंटीजर नहीं आ रहा, केवल एक ही इंटीजर आ रहा है जब आप n को 2 लोगे। तो केवल n का एक ही मान पॉसिबल है 2। और कुछ मान है ही नहीं पॉसिबल। चलिए एक और सवाल करेंगे मेरे दोस्तों। चलो नहीं समझ में आया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, अगले सवाल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये बताइए 24 नंबर सवाल, ये वाला बताइए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? अजय कह रहे हैं इनका मान 4 रखने पर तो कट जा रहा है, इनका मान 4 रखने पर क्या कट रहा है? 4×3 = 12, 4 16, 16 के स्क्वायर को 6 से काटोगे जरा क्या कट रहा है मुझे बताओ। 16 का स्क्वायर 256 का 6 से डिवाइड हो जाता है। कैसे बालक हो यार, ये बताइए मेरे दोस्त। अब बहुत अच्छा सवाल आपके सामने आ रहा है, बहुत बेहतरीन। सेम ही क्वेश्चन है, बस हल्का सा चेंज है। एक और समझ लो, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि n एक इंटीजर है, यदि n एक पूर्णांक है, यदि n एक पूर्णांक है, पूर्णांक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो n के ऐसे कितने मान पॉसिबल हैं जिससे कि 4n-8 का होल स्क्वायर अपॉन 4n+3 भी एक इंटीजर हो? बताओ। अब थोड़ा जब आप इस सवाल को देखोगे, भाई मुझे इस संख्या को इंटीजर बनाना है, इंटीजर 4n-8 का होल स्क्वायर अपॉन 4n+3, जहां n एक इंटीजर है। तो आप क्या करोगे, नीचे 4n+3 है तो ऊपर भी 4n+3 फॉर्म बनाओ, ऊपर भी 4n+3 फॉर्म बनाओ। 4n-8 को आप ऐसे लिख सकते हो, 4n+3 -11, 3 -11 -8 होता है, इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। पहले बच्चों अब a-b का होल स्क्वायर क्या होता है? a-b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर -2ab, यानी कि 11 दूनी 22, 4n+3 प्लस b स्क्वायर का मतलब 121, ये हो गया। और अपॉन 4n+3 भी मैं केवल आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, जिससे कि आपकी मोटी भैंस जैसी बुद्धि में कुछ चला जाए। अब ये एक इंटीजर होना चाहिए। अब 4n+3 के होल स्क्वायर को 4n+3 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, पूरा पूरा भाग हो जाएगा, तो यहां से तो इंटीजर आ जाएगा भाई। a² + b² -2ab, इसको 4n+3 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, यहां से भी इंटीजर आएगा। दिक्कत तो इस बात की कि 121 को जब भाग दें 4n+3 से तो इंटीजर बचे। दिक्कत तो केवल यहां, ये तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा जी। अगर 121 4n+3 से भाग होकर इंटीजर देना चाहिए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि मेरे दोस्तों 121 को जब आप भाग दोगे 4n+3 से तो इंटीजर आना चाहिए। तो क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं? तो यानी कि 4n+3 की जो भी वैल्यू होंगी वो 121 का फैक्टर होंगी, 121 का फैक्टर होना चाहिए। अब देखिए पिछले सवाल में और इस सवाल में फर्क है।
पिछले सवाल में बोला था कि एन एक नेचुरल नंबर है। पिछले सवाल में बोला था एन नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब एन आपको पॉजिटिव इंटीजर लेना था। यहां बोला है एन इंटीजर, तो एन का मान पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि 4n+3 की वैल्यू या तो 1 हो या 11 हो या 121 हो, क्योंकि ये सभी नंबर 121 को काटेंगे। या फिर -1 हो या -11 हो या -121 हो, इंटीजर तो आएगा ही आएगा। अगर 4n+3 आपने -11 भी ले लिया तो -11 तो 121 को भाग करेगा ना, -121 भी ले लिया भाग करेगा ना। एन का मान नेगेटिव भी आप ले सकते हो यहां पर, लेकिन इंटीजर आना चाहिए। अगर अब मेरे दोस्तों आपने 4n+3 को 1 माना तो n डेसिमल में चला जाएगा, पॉसिबल नहीं है। अगर 4n+3 को 1 मानोगे तो n कितना आ जाएगा, 1-3 -2/4 डेसिमल में चला जाएगा। अगर आप 11 मानोगे तो n की वैल्यू आएगी 2, ये ठीक है। अगर 121 मानोगे तो 121 - 3 118, 118/4 डेसिमल में चला जाएगा, पॉसिबल नहीं है। अगर आप तीन 4n+3 को -1 मानोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, -4/4 -1, यहां से इंटीजर आएगा। -11 मानोगे तो -14/4, ये भी डेसिमल में चला जाएगा। -121 मानोगे तो 121 और 3 -124/4 -31, ये भी इंटीजर आएगा। तो 3 वैल्यू यहां से पॉसिबल है, 3। इवन नंबर भी ले सकते हैं क्या रे, इवन नंबर? अरे कीर्ति, डिवाइड करने का क्या मतलब है? अगर कोई नंबर किसी नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो क्या मतलब है कीर्ति इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि आपने उस नंबर को उसी के फैक्टर से डिवाइड करा है। अरे सड़ी बुद्धि पर क्या खाती हो तुम, रोटी खा रहे हो कि कुछ और खा रहे हो? अगर 121 किसी नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो इस बात का मतलब यह है कि आप 121 के फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो। किसी संख्या को खुद उसी के फैक्टर से डिवाइड करोगे तभी तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, तभी तो रिमाइंडर 0 आएगा। 35 7 से क्यों डिवाइड हो जाता है? कि 35 का ही एक गुणनखंड होता है 7। अब 121 को अगर 4n+3 से डिवाइड करना है, पूरा पूरा डिवाइड होगा तभी तो इंटीजर आएगा। यानी कि इसका मान 121 के फैक्टर होने चाहिए। 121 के फैक्टर क्या होते हैं, 1, 11 और 121। पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो, लेकिन इंटीजर मेरे दोस्तों यहां से 3 केस में ही मिलेगा। अगर एन का मान निकालने के लिए पूछा जाए तो एन की क्या क्या वैल्यू हो जाएंगे? अगर 11 लोगे तो 11 - 3 8/4, एन का मान 2 आ जाएगा। -1 लोगे तो -4/4 -1 आएगा। -121 लोगे तो -124/4 -31 आएगा। तो ये एन की वैल्यूज आएंगी। सोनू, अरे यार सोनू खच्चर हो क्या? अगर 4n+3 को 1 लोगे तो n आएगा 1 - 3/4 -2/4 -1/2 -0.5। ये इंटीजर नहीं आया, डेसिमल में चला गया। क्या खा रहे हो तुम? 4n+3 को 1 लोगे तो n का मान दशमलव में जा रहा है। n एक पूर्णांक होना चाहिए।
आंसू कह रहे हैं बिलीव इन योर सेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। अजी ऐसी तैसी पॉसिबल। जय कह रहे हैं एन बराबर एक लेने पर कट रहा है। कैसे कट रहा है मुझे बताओ, क्या कट रहा है एन बराबर एक लेने पर? कैसे कट रहा है जय? एन को एक लोगे तो 4 - 8 -4 का स्क्वायर 16 अभी, और 4 + 3 7, 16 कहां कट रहा है 7 से? पता नहीं क्या बोल रहे हो तुम। देखिए जिसको अभी भी अगर नहीं समझ में आए, एक टाइप के 4 सवाल हो अभी भी समझ में नहीं आया, तो मैं उसको सही सलाह दे रहा हूं। उसकी सरकारी नौकरी लगना असंभव है, वो तैयारी बिल्कुल छोड़ दो, कुछ और काम करो। मैंने आपको एक टाइप के 4 सवाल समझाए आधे घंटे में, बहुत बेसिक्स, और ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए नए। अगर आपको नहीं समझ में आए हैं इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद भी, इतना डिटेल में समझाने के बाद भी, तो आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपके बस की नहीं है, आप कुछ और काम करो। ठीक है, मैं बिल्कुल सही सलाह दे रहा हूं आपको। कोई नहीं कहता है इसे दुनिया में, लेकिन मैं कहता हूं कि हकीकत सच बोलना चाहिए। आगे चलिएगा, अगला सवाल, सवाल नंबर है 25। जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? यदि 10 की पावर n, यदि संख्या 10 की पावर n - 1 के अंकों का योग, जहां n एक नेचुरल नंबर है, 3798 के बराबर है, तो n का मान क्या है? जवाब दीजिए। लास्ट सवाल है। यदि कोई संख्या है 10 की पावर n - 1, जहां पावर n जो है एक नेचुरल नंबर है, अगर इस संख्या के डिजिट का सम 3798 है, तो आप बताओ n का मान क्या होगा? करो। तो थोड़ी सी मेरे दोस्तों जो है प्यार से समझिएगा, 10 की पावर n - 1 को, जैसे अगर मैं 10 की पावर 1 लेता हूं तो 10 की पावर 1 - 1 आता है 9। 10 की पावर, सॉरी, 10 की पावर 1 - 1 9। ध्यान से समझिएगा, 10 की पावर मेरे दोस्तों आप दो लोगे, 10 की पावर 2 - 1 100 - 1 2 बार 9 आएगा। 10 की पावर 3 करोगे, हजार हजार में से घटाओगे, 3 बार 9 आएगा। तो मतलब आप समझ रहे हैं इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि अगर मैं आपसे 10 की पावर n - 1 कर रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि n बार 9 आएगा। 9 कितनी बार आएगा? n बार आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 9 कितनी बार आएगा? n बार। 3 बार 9 है, 2 बार 9 है, 1 बार 9 है, n बार 9 आ जाएगा। अब बोला इसके डिजिट्स का सम 3798 है। अब बताओ इसके डिजिट्स को जोड़ेंगे, डिजिट क्या है? 9 है। 9 को n बार जोड़ेंगे बच्चों, कितना आएगा? अगर भाई 9 को n बार जोड़ेंगे, बताइए स्टूडेंट्स कितना आएगा 9 को n बार जोड़ने पर? तो आपका जवाब होगा सर 9 9 9 9 9 9। अगर आप n बार जोड़ेंगे तो 9n आएगा। 9n आएगा मेरे दोस्तों। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? भाई डिजिट्स का सम, इसके अंकों का योग ये है, और इसके अंक 9 है। 9 को n बार लिखा गया, 9 को n बार जोड़ेंगे 9n आएगा। 5 को 4 बार जोड़ोगे कितना आएगा? 5 × 4। अभी किसी संख्या को n बार जोड़ने को ही तो गुणा कहते हैं। किसी संख्या को n बार जोड़ना मतलब उस संख्या को n से गुणा कर देना, ये तो गुणा की परिभाषा है। तो n की वैल्यू पूछिए, हो गया सवाल सॉल्व। 9 × 4 = 36, एकम 9 दूनी 18, एकम 9 दूनी 18, 422। ये n का मान होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों काफी बेसिक सवाल है।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए, और आज इतना ही छोड़ेंगे।